केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक, एक चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक, यहाँ पे हम बेसिकली इस चैप्टर में ये देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं और उन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं, देन उन हार्मोन्स के फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। ठीक, जैसे अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमें पढ़ना होता है जो हमारे सिलेबस में है 11th में। उसमें से सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक, देन पैनक्रियाज। तो ये सारे बहुत सारे, और लास्ट में हमें टेस्टिस और ओवरी के बारे में भी पढ़ना होता है। ठीक, तो ये सब अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक, अब इनमें से एक इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियाज। दिस इज कॉल्ड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, क्लियर। तो आज हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं पैनक्रियाज के बारे में। ठीक, कि पैनक्रियाज क्या है, किस टाइप का ग्लैंड है, उससे निकलने वाले हार्मोन्स और उन हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि पैनक्रियाज किस टाइप का ग्लैंड है। तो ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी इसे हम बोलते हैं, या फिर इसी को बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड, या फिर इसी को बोला जाता है कंपोजिट ग्लैंड। क्लियर। तो पैनक्रियाज को हम हेट्रोक्राइन, मिक्स ग्लैंड या फिर कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो हमारे बॉडी में एक होता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब क्या है कि वो सारे ग्लैंड जिनके पास खुद का डक्ट हो, जो नॉर्मल सिक्रेशंस करते हो, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा का सिक्रेशन करता है, स्वेट ग्लैंड स्वेट का सिक्रेशन करता है, ठीक, मैमरी ग्लैंड मिल्क का सिक्रेशन करता है। ठीक, एक दूसरा ग्लैंड होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन हमारी बॉडी का वो ग्लैंड होता है जिनके पास कोई डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस ग्लैंड है, जिनके सिक्रेशंस को हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक, और जो अपने सिक्रेटरी मटेरियल को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है थ्रू द ब्लड और लिम्फ। क्लियर है बात है। लेकिन अगर हम बात करें पैनक्रियाज की, तो पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही पार्ट होते हैं। ठीक, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट याद रखना है, ये कहां पे होता है, तो इट इज कनेक्टेड इट इज कनेक्टेड इट इज कनेक्टेड विद ड्यूडेनम। क्लियर है। ये हमारे ड्यूडेनम यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में ड्यूडेनम से कनेक्टेड हार्मोन, मतलब ये ग्लैंड है। क्लियर है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये कहां पे, और एक चीज और याद रखना, प्रेजेंट बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक। क्लियर। ये कुछ बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक, पेनक्रियाज के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला पॉइंट, पेनक्रियाज में कितने पार्ट होंगे, तो 2 पार्ट होगा। ठीक, तो इट हैज 2 पार्ट्स। क्लियर है, पेनक्रियाज में 2 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। एक इसमें होगा एक्सोक्राइन पार्ट, क्लियर, और एक इसमें होगा एंडोक्राइन पार्ट।
क्लियर। अगर हम टोटल पेनक्रियाज की बात करें तो टोटल का 98% के आसपास एक्सोक्राइन पार्ट होता है और टोटल का सिर्फ 2% के आसपास जो होता है वो एंडोक्राइन पार्ट होता है। ठीक, एक्सोक्राइन पार्ट को हम बोलते हैं पेनक्रिएटिक पेनक्रिएटिक एसिनी। क्लियर है। तो पेनक्रिएटिक एसिनी इज द एक्सोक्राइन पार्ट। जबकि अगर हम इंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो इंडोक्राइन पार्ट्स को बोला जाता है आइलेट्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो पेनक्रियाज की जो एक्सोक्राइन पार्ट पार्ट है जहां से पेनक्रिएटिक जूस निकलता है, ठीक, जिससे फूड का डाइजेशन होता है, वो कहलाता है पेनक्रिएटिक एसिनी। और द एंडोक्राइन पार्ट इज नोन एज एंडोक्राइन पार्ट इज नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि एंडोक्राइन पार्ट्स होते हैं जहां पे एंडोक्राइन सेल्स होता है, जहां से हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागोन जैसे हार्मोन्स का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये जो पेनक्रिएटिक एसिनी है और ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक, तो अब इसका काम क्या है? तो पेनक्रिएटिक एसिनी जो है क्या करेगा? इट सिक्रीट पेनक्रिएटिक पेनक्रिएटिक जूस। क्लियर है? दैट हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, जबकि जो एंडोक्राइन पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो वो क्या करेगा? इट सिक्रीट पेनक्रिएटिक हॉर्मोन्स। क्लियर, ये क्या सिक्रेट करेगा? पेनक्रिएटिक हॉर्मोन्स। क्लियर है। तो याद रखना है, पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज में दो पार्ट हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी है जहां से पेनक्रिएटिक जूस निकलता है जो हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में, एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक, और जो एंडोक्राइन पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो रिलीज करता है पेनक्रिएटिक हॉर्मोन्स और उसका भी फंक्शन देखने वाला है। ठीक, अगर हम लोग एक डायग्राम से देखें तो डायग्राम में अगर हम बात करें तो ये मान लो ड्यूडेनम है। क्या है ये? ड्यूडेनम है। दिस इज कॉल्ड ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। क्लियर। और अब अगर हम ड्यूडेनम में बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये है पेनक्रियाज, दिस इज कॉल्ड पेनक्रियाज। क्लियर है। और ये पेनक्रियाज के अंदर आपको इस तरह के डक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं इस टाइप से। ठीक, तो ये हो गया, इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक, क्लियर, इस टाइप से पास है ना। तो ये हो गया पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की अगर हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा और अच्छे से बनाएं तो ये पेनक्रियाज। क्लियर है। पेनक्रियाज की अगर हम बात करें तो ये हो गया अंदर का डक्ट, पेनक्रिएटिक डक्ट वगैरह। ठीक, और ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये है पेनक्रिएटिक एसिनी, पेनक्रिएटिक एसिनी। क्लियर है, जो एक्सोक्राइन पार्ट है जहां से पेनक्रिएटिक जूस बनने वाला है। ठीक, और इन्हीं के बीच बीच में आपको यहाँ पे जैसे ये वाला पार्ट हो गया, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, जैसे ये पार्ट हो गया, जैसे ये पार्ट हो गया। ठीक, तो ये जो पार्ट है ना, ये कहलाते हैं आइलेट्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर है। तो इस तरह से पेनक्रियाज आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये है हमारा पेनक्रियाज। तो ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। क्लियर है। अब हम इसमें से इस चैप्टर में बात करने वाले हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? आइलेट्स
आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में, ठीक। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? टोटल पेनक्रियास का सिर्फ 2% पार्ट होता है ये, ठीक, उससे भी कम होता है, ये एंडोक्राइन पार्ट है, ठीक। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि दिस इज कॉल्ड एंडोक्राइन, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है इसकी नंबर, तो इसकी नंबर कितना होता है? तो 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्लियर, पर पेनक्रियाज होता है, क्लियर। तो एक पेनक्रियाज के अंदर अगर हम बात करें तो आइलेट्स ऑफ लैंगर जो होते हैं वो 1 से 2 मिलियंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक, मतलब 10 से 20 लाख आपको आइलेट्स ऑफ लैंगर आपको देखने को मिलेंगे इच पेनक्रियाज के अंदर, ठीक। अगला पॉइंट याद रखना है, तो देखो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है क्या, ठीक, ये एंडोक्राइन पार्ट है, इसमें बहुत सारे एंडोक्राइन सेल्स होंगे जहां से हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो यहाँ पे याद रखना है कि each islets of Langerhans contain many endocrine cells, endocrine cells, जैसे अगर हम बात करें अल्फा सेल, जैसे हम बात करें बीटा सेल, क्लियर। तो यहाँ पे जो अल्फा सेल होता है ना, ये सिक्रीट करता है ग्लूकागोन, सिक्रीट ग्लूकागोन हार्मोन, क्लियर। जबकि बीटा सेल्स की बात करें तो बीटा सेल्स क्या करता है? सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो पैनक्रियास के अंदर जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो सिर्फ 2% होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक। इच आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं उसमें अगर हम बात करें तो बहुत तरह के सेल्स होते हैं एंडोक्राइन सेल्स, उनमें से अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, ठीक। जो अल्फा सेल्स है यही अल्फा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागोन हार्मोन, जबकि अगर हम बात करें बीटा सेल्स की तो ये बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक। अब हम इन हार्मोन्स को एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में, इसके बारे में, इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन हार्मोन, क्लियर, इंसुलिन हार्मोन, ठीक। पहला पॉइंट, ये क्या है? ये एक प्रोटीनियस हार्मोन है, प्रोटीनियस हार्मोन है ये, क्लियर है, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक। तो इसका मेन काम क्या होता है? इट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्लियर। ये हमेशा याद रखना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? कम करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं, क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, क्लियर। देखो होता है क्या ना, जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक, तो डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद क्या होता है? फूड टूटता है, ग्लूकोज रिलीज होता है, ठीक, फिर वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है, क्लियर। अब ब्लड से ग्लूकोज को सेल में पहुंचाना है जिससे कि हमारे सेल्स को ग्लूकोज मिल सके, ठीक, या फिर उस ग्लूकोज को हमें लीवर तक पहुंचाना है जैसे कि वो ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन में चेंज हो सके और फिर वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर के अंदर स्टोर हो जाए। जब उसकी जरूरत होगा फिर हमारे अंदर वो ग्लाइकोजन टूटता है, फिर वो ग्लूकोज रिलीज होगा, फिर वो ब्लड में जाएगा, फिर सेल्स में जाएगा, ठीक। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को सेल में भेजो या फिर उसे लीवर में भेज के एडिपोज टिश्यू में भेज करके उसे स्टोर कर दो अलग अलग फॉर्म में, क्लियर है। बेसिकली टारगेट इसका यही है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करो,
क्लियर है? तो ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसी। हाइपो का मतलब कम, ग्लाइसीमिक का मतलब ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ठीक। दिस इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। अब ये काम कैसे करता है, तो बेसिकली याद रखना है कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे लिवर की जो सेल्स है, एडिपोसाइट सेल्स, और हमारी जो एडिपोस टिश्यू, फैट टिश्यू की जो सेल्स है, हेपेट आपका ये एडिपोसाइट्स, इन सेल्स के ऊपर ये बेसिकली काम करता है, ठीक। तो याद क्या रखना है, तो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि इट मेनली एक्ट ऑन mainly act on hepatocyte cells, मतलब liver cells, liver and adipocyte, adipocyte मतलब adipose tissue, adipose tissue, clear, and enhance cellular glucose uptake and utilization, enhance cellular glucose uptake and utilization, ठीक। तो ये क्या करता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है, सबसे पहला काम क्या करेगा, तो ये हमारे सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, यानी कि सेल्स की जो ग्लूकोज को लेने की जो क्षमता है उसे बढ़ा देगा, ठीक। अब उसे बढ़ाने का इफेक्ट ये होगा कि मान लो ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक। ये क्या है, हमारा ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर क्या है, ब्लड है, ठीक। और यहीं पे हमारा क्या है, ग्लूकोज भी है, क्या है ये, ग्लूकोज भी, ठीक। तो ये क्या करता है, ये एनहेंस करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को, ठीक। जिससे कि इस ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ये ग्लूकोज यहाँ से निकल निकल के लीवर के सेल्स में चला जाए, हेपेटोसाइट्स में, या फिर एडिपोज टिश्यू जो फैट टिश्यू वहां पे चला जाए, जिससे कि यहाँ से निकल निकल के ये सारी चीजें चले, ग्लूकोज चला जाएगा, तो इससे क्या होगा बताओ, ग्लूकोज ब्लड में कम हो जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज की लेवल डाउन हो जाएगा, क्लियर। और ये तो चाहता है, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। और क्या क्या करेगा ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, तो अगला जो काम है ये लीवर में, तो याद रखना है कि इट इनहेंस या फिर इट स्टिमुलेट ग्लाइको ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक। इट स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस, क्लियर, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहिबिट एंड इनहिबिट इनहिबिट ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड lipolysis in target cells, क्लियर। तो देखो अब ये हर वो कोशिश करेगा जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, ठीक। तो देखो एक तो क्या किया, ब्लड में जो ग्लूकोज था, ठीक, ग्लूकोज को लेने की जो क्षमता है सेल्स का वो बढ़ा दिया, जिससे कि ब्लड से ग्लूकोज सेल्स में चला जाए, लिवर सेल्स में चला जाए, फैट के सेल्स में चला जाए, मतलब हेपेटोसाइट्स में चला जाए, एडिपोसाइट्स में चला जाए, ठीक। तो वो तो एक काम कर दिया इसने, ठीक। अब क्या करेगा, लीवर के जो सेल्स हैं
और एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट की जो सेल्स हैं, ठीक, वहां पे क्या करेगा, लिवर के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा देगा। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना वो ग्लाइकोजन में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एक बार जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो गया तो फिर वो स्टोर हो जाएगा लीवर में। तो फ्री ग्लूकोज रहेगा नहीं, फ्री ग्लूकोज नहीं रहेगा तो ब्लड में ग्लूकोज नहीं जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा। ये तो चाहता है इंसुलिन। क्लियर। तो इस प्रोसेस को ये क्या करेगा, इनहेंस कर देगा। ठीक। इसके साथ साथ क्या करेगा, लिपोजेनेसिस को इनहेंस कर देगा। लिपोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। आपको पता है कि जो फ्री ग्लूकोज होते हैं, अगर ज्यादा ग्लूकोज है तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू से आपका ये लिपिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल से। ठीक। अब हमें पता है कि अगर फैटी एसिड ग्लिसरॉल अगर ज्यादा है तो फिर वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू से ग्लूकोज में चेंज हो सकता है, और ग्लूकोज में चेंज हो गया तो फिर वो ब्लड में जाके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकता है। तो ऐसा तो करने देगा नहीं, इसलिए क्या करता है ये इंसुलिन, जो फैट की सेल्स है ना उसके अंदर जो भी फैटी एसिड ग्लिसरॉल पड़ा हुआ है, उसे वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ऐड कर करके वो ज्यादा ज्यादा लिपिड बना देगा। और एक बार जब लिपिड बन गया तो लिपिड वहीं पे स्टोर हो जाएगा। तो फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल रहेगा नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा नहीं, ग्लूकोज बनेगा नहीं, ब्लड में ग्लूकोज जाएगा नहीं, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम रहेगा। क्लियर। सेम ऐसे ही ये प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, इनहेंस कर देगा। प्रोटीन सिंथेसिस कहने का मतलब क्या है कि अमीनो एसिड्स के मिलने से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक। तो सेम प्रोसेस, अगर अमीनो एसिड फ्री ज्यादा रहेंगे तो फिर वो अमीनो एसिड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू से ग्लूकोज में चेंज होके और फिर वहां से निकल के वो ब्लड में ग्लूकोज जाके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकते हैं। ठीक। इसलिए इसका जुगाड़ क्या लगाता है कि जो भी अमीनो एसिड्स हैं, ये चाहता है कि ज्यादा अमीनो एसिड जो है ना वो आपस में जुड़ के प्रोटीन बना ले। और एक बार प्रोटीन बन गया तो प्रोटीन यूज हो जाएगा, तो फ्री ग्लूकोज नहीं रहेगा तो ब्लड में ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा। तो कहीं ना किसी तरीके से जुगाड़ लगाता है इंसुलिन, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम रहे। क्लियर है बस। ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है, लिपोजेनेसिस को बढ़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। ठीक। और किसे घटा देता है, तो ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को ये क्या करता है, घटा देगा, इनहिबिट कर देगा। किसको, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या है कि ग्लाइकोजन का वापस टूटना ग्लूकोज में। अब बताओ, अगर ये होता रहेगा तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो वो ग्लूकोज ब्लड में जाके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकता है, क्या होने देगा, नहीं, इसलिए इसको घटा देगा। ठीक। ग्लाइक आपका ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल होते हैं, उन्हें ये ग्लूकोज में चेंज कर सकता है। ठीक। जिसका नाम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। अब अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा होने लगे, मान लो, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड ग्लूकोज में चेंज होगा तो ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, और ग्लूकोज अगर ज्यादा बन गया तो फिर वो ब्लड में जाके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकता है। तो क्या ये इस प्रोसेस को करने देगा, नहीं, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक। और इसी तरह से लिपोलाइसिस को भी क्या करता है, घटाता है। लिपोलाइसिस का मतलब क्या हो गया कि लिपिड्स का ब्रेकडाउन होना, लिपिड्स वापस टूटना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। दिस इज कॉल्ड लिपोलाइसिस। अब लिपोलाइसिस अगर ज्यादा होने लगेगा तो लिपिड टूट टूट के फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा, और फैटी एसिड ग्लिसरॉल अगर बन गया तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल वापस ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू से ग्लूकोज बन सकता है, और अगर ग्लूकोज बन गया तो फिर ब्लड में जाके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकता है वो। क्लियर है। तो क्या ये करने देगा, नहीं, इसलिए लिपोलाइसिस को क्या करता है, घटाता है। ठीक। तो ये कुछ 3 प्रोसेस जो है, ग्लाइकोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहेंस कर देगा, बदले में ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और लिपोलाइसिस को क्या करेगा, ये घटा देगा। तो इन सब तरीके से क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कम करके रखता है, कौन, इंसुलिन। क्लियर। अब इसी सेम, तो ये था इंसुलिन का काम। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला। अगला जो हार्मोन है वो कौन सा है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन। क्लियर है। जो काम इंसुलिन कर रहा था उसका जस्ट अपोजिट करता है कौन, ग्लूकागोन। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो आता है इंसुलिन, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और जब हम मान लो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट जाता है
तो उसे बढ़ाने के लिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए आता है ग्लूकागोन हार्मोन। क्लियर है? तो ये जस्ट एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, ठीक। तो ये भी क्या है? ये भी प्रोटीनियस हार्मोन है। ये भी क्या है? प्रोटीनियस हार्मोन है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, इसका काम क्या होता है? इट इंक्रीजेज इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्लियर है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक। और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है तो इंक्रीज करना मतलब हाइपर। क्लियर है? ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब ग्लाइसीमिया कंडीशन, ठीक। तो हाइपर ग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स इसे हम बोलते हैं। क्लियर है? तो ये किस तरह का हार्मोन है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, ठीक। अब देखो सारा काम उल्टा करेगा ये। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं हम कि जैसे इंसुलिन को जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करना था तो इंसुलिन का मेन जो टारगेट, जो सेल्स था, टारगेट ऑर्गन था, वो दो था। एक तो लीवर के सेल्स था और एक फैट का सेल्स था, एडिपोज टिश्यू। ग्लूकागोन को देखा जाता है कि ये मेनली जब ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना होता है ना, तो इसके जो टारगेट ऑर्गन्स है, टारगेट जो सेल्स है ना, वो है लीवर। क्लियर? मतलब ये हुआ कि इट मेनली एक्ट ऑन हिपैटोसाइट्स, मतलब लीवर। इट मेनली एक्ट ऑन हिपैटोसाइट्स मतलब लीवर में। क्लियर है? तो ये हिपैटोसाइट्स, तो ये मेनली एक्ट कहां पे करता है? हिपैटोसाइट्स मतलब लीवर में, ठीक। एंड एंड इनहिबिट इनहिबिट सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। क्लियर? तो इंसुलिन क्या करता था? ब्लड से ग्लूकोज लेवल को निकालता था वहां पे, ग्लूकोज को वहां से हटाता था, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाए, ठीक। और वो कैसे करता था? उसमें से एक तरीका था, वो क्या करता था? इंक्रीज कर देता था सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, जैसे कि सेल से ग्लूकोज ज्यादा सेल, मतलब ब्लड से ग्लूकोज ज्यादा सेल्स लेना स्टार्ट करते थे। ये उल्टा काम करेगा, ठीक। ये क्या करेगा? ये सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को क्या करता है बताओ? ये घटा देगा, इनहिबिट कर देगा, जिससे कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो सेल्स ना ले और ग्लूकोज ब्लड में ही रहे, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहे। क्लियर है? एक तो ये काम करेगा, ठीक। इसके साथ साथ और क्या काम करेगा? तो इट इट स्टिमुलेट इट स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन टारगेट सेल्स। क्लियर? ये दो काम और करेगा, ठीक। ये क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस को और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करेगा, तो मतलब उसको और ज्यादा इनहेंस कर देगा। क्योंकि देखो आपको पता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हो चुका है कम। अब इसको पता है कि बॉडी में लीवर जो है, लीवर के अंदर जो हिपैटोसाइट्स है, वहां पे ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है। ग्लाइकोजन एक सोर्स है ग्लूकोज का। तो ये ग्लूकागोन जो है वो हिपैटोसाइट सेल्स के पास आएगा, उसे बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास जो ग्लाइकोजन है ना, अब उसमें जो ग्लूकोज स्टोर है वो मुझे चाहिए, जिससे कि हम ब्लड में डाल के ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकें, क्योंकि भी जरूरत है, उसकी नेसेसरी है, ठीक। तो फिर हेपेटोसाइट्स बोलेगा ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये जाएगा और लिवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहने का मतलब क्या है कि जो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ठीक, वो सब धीरे धीरे ग्लूकोज में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोसेस कहलाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोज जितना ज्यादा बनेगा फिर वो ग्लूकोज को ब्लड में डाल के ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक। एक तो ये इसे और ज्यादा स्टिमुलेट कर देगा, एनहांस कर देगा, ठीक, जिससे ये प्रोसेस ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ एक और काम करेगा, ये करेगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन, उस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लाइकोजेनेलाइसिस को प्रमोट करेगा, जिससे ग्लाइकोजन ज्यादा टूटेगा, ग्लूकोज में बदलेगा और फिर वो ग्लूकोज को ब्लड में डाल के ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ाएगा। मतलब आप ऐसा देखो, इंसुलिन का जो जो काम होता था ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए होता था, ग्लाइकोजन का जो काम है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने के लिए, मतलब जस्ट अपोजिट काम करते हैं ये। दैट्स व्हाई इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर आल्सो नोन एज एंटागोनिस्टिक हार्मोन। क्लियर है? तो ये था हमारा इंसुलिन और ग्लूकागोन का फंक्शन, ठीक। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक डिजीज की बात करते हैं जिसका नाम है डायबिटीज। सबने नाम सुना होगा कभी ना कभी, डायबिटीज, डायबिटीज मिलेटस। क्लियर है? या फिर नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली इसे हम लोग डायबिटीज भी बोलते हैं। क्लियर है? डायबिटीज होता क्या है? क्लियर? तो बेसिकली डायबिटीज जो होता है, अगर हम 12th 11th की बेसिस पे बात करें तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के डायबिटीज होते हैं, ठीक। तो अगर हमारे बॉडी में कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से इफ सिक्रीशन सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर है? अगर हमारे बॉडी में किसी भी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाए, तो बता इंसुलिन का काम क्या था? ब्लड से ग्लूकोज को हटाना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। देखो हमारे बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है ना, वो ऑन एन एवरेज 100 मिलीग्राम ग्लूकोज पर 100 ml के आसपास होता है, ऑन एन एवरेज। अगर किसी भी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया तो बता ब्लड से ग्लूकोज जो निकल निकल के सेल्स में जा रहा था, क्या वो जा पाएगा? नहीं। जिस वजह से क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा। नहीं? क्लियर है? तो इस वजह से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और अगर ये बढ़ते बढ़ते 180 मिलीग्राम ग्लूकोज पर 100 ml ब्लड या फिर उससे ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डायबिटीज, ठीक। तो इंसुलिन कम हो चुका है, ब्लड से ग्लूकोज सेल्स में जा नहीं पा रहा है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक। अब इससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होगा, नहीं? तो इस वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो भी बढ़ेगा। क्लियर? और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम और होगा, ठीक। अब इससे और क्या होगा, देखो ब्लड में अगर ग्लूकोज ज्यादा है, एक तरह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा है, नहीं? अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो ब्लड किडनी के अंदर ज्यादा जाएगा, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। क्लियर? और अगर हमें यूरिन को बाहर निकालना है तो उसके लिए वाटर भी ज्यादा निकलेगा। क्लियर? तो इस वजह से एक जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा वो क्या होगा, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन यूरिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? या फिर इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? और इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीयूरिया। क्लियर? दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। पास है?
इसका मतलब है कि जब भी किसी पर्सन को इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, ब्लड ज्यादा फिल्टर होगा किडनी के अंदर। इसका मतलब है कि यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यूरिन ज्यादा निकालेगा वो पर्सन। और जब यूरिन ज्यादा निकलेगा बॉडी से तो वाटर का लॉस भी ज्यादा होगा। कंडीशन कहलाएगा पॉलीयूरिया कंडीशन। ठीक, एक तो ये होगा। ठीक, अब अगर मान लो ज्यादा वो यूरिन बाहर निकाल रहा है, ज्यादा वाटर अगर बाहर निकाल रहा है, तो बॉडी में क्या होगा, मतलब यूरिन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ रहा है, यूरिन का लॉस अगर ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी में पानी की कमी होगी। और बॉडी में अगर पानी की कमी हुआ मतलब डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा वो होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा किसमें, किसी पर्सन के अंदर, अगर उसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो इंसुलिन कम हुआ, उसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, बीपी बढ़ा, यूरिन के थ्रू से जो लॉस ऑफ वाटर है वो इंक्रीज हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ गया। पहले जो 2 से 3 बार यूरिन को रिमूव कर रहा था वो पर्सन, वो अब 4 से 5 बार कर रहा, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ा। क्लियर है? और अगर ये सारी चीजें होगा तो बॉडी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वाटर का लॉस होगा, तो डिहाइड्रेशन वाला कंडीशन देखने को मिलेगा आपको। क्लियर? अब अगर डिहाइड्रेशन है, बॉडी में वाटर की कमी है, तो उस पर्सन को क्या होगा, ज्यादा प्यास लगेगा नहीं, तो पर्सन क्या होगा, पर्सन पर्सन फील मोर थर्स्ट। क्लियर? ज्यादा उसको प्यास लगेगा। ठीक, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया। क्लियर? इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीडिप्सिया कंडीशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मान लो ज्यादा प्यास लग रहा है, ठीक, अच्छा एक चीज और, इसके अंदर इंसुलिन तो बन नहीं रहा है प्रॉपर, तो ब्लड से ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि ये बंदा खाना तो खा रहा है, लेकिन वो जो ग्लूकोज डाइजेस्ट करने के बाद जो ब्लड में गया है, वो ब्लड से सेल्स तक पहुंच नहीं पा रहा। और अगर सेल्स तक पहुंच नहीं पाएगा तो क्या बताए, इसको एनर्जी मिलेगा नहीं, मतलब इस पर्सन को भूख भी उतना ही ज्यादा लगेगा नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा पर्सन फील मोर हंग्री। क्लियर है? इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीफेजिया। क्लियर? तो इस पर्सन में ब्लड वॉल्यूम बढ़ चुका है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है, बीपी हाई है। क्लियर है? यूरिन का वॉल्यूम बढ़ चुका है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक, प्यास ज्यादा लग रहा है, पॉलीडिप्सिया कंडीशन, भूख ज्यादा लग रहा है, पॉलीफेजिया कंडीशन। ठीक, अब खाना तो खा रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, ग्लूकोज भी बन रहा है, ब्लड में ग्लूकोज जा रहा है, लेकिन ब्लड से ग्लूकोज वो सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन जिंदा तो है। इसका मतलब है कि ऐसे पर्सन्स के सेल में एनर्जी तो मिल रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो कैसे मिल रहा है, इनके बॉडी के अंदर जो फैट्स है ना, वो अब टूटना स्टार्ट करे, क्योंकि भाई अल्टीमेट सेल्स को एनर्जी तो चाहिए, ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा तो किसी ना किसी दूसरे सोर्स की तरफ देखेगा ये। तो बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर है ना, वो टूटना स्टार्ट करेगा। और जब फैट जब बहुत तेजी से टूटेगा ना, तो प्रॉपर टूटेगा नहीं, प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। और जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो वहां पे बनते हैं कीटोन बॉडीज। क्लियर? और कीटोन बॉडीज जब बनना स्टार्ट करेगा तो वो कीटोन बॉडीज फिर ब्लड में जाएगा, ब्लड से होते फिर वो यूरिन के रास्ते से बॉडी से बाहर निकलेगा। यूरिन में कीटोन बॉडीज आपको देखने को मिलेंगे, कंडीशन कहलाएगा कीटोनूरिया। क्लियर है? यूरिन के थ्रू से ग्लूकोज बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे पर्सन्स के यूरिन में आपको ग्लूकोज की क्वांटिटी भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, कंडीशन कहलाएगा ग्लाइकोसूरिया।
क्लियर। तो ये सारे सिम्टम्स आपको कहीं किसी पर्सन में देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पर्सन डायबिटीज मिलेटस से अफेक्टेड है। क्लियर। तो नेक्स्ट अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स कीटोन बॉडीज फॉर्म्ड। क्लियर। और फिर ये कीटोन बॉडीज यूरिन के थ्रू से बाहर निकलेंगे। ठीक, याद रखना है कि मोर कीटोन बॉडीज इन यूरिन, यूरिन के थ्रू से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, कंडीशन कहलाएगा कीटो न्यूरिया। क्लियर है। ब्लड में ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है, तो ये ब्लड से फिर ये यूरिन के रास्ते से ग्लूकोज भी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे पर्सन्स के यूरिन में ग्लूकोज कीटोन बॉडी ये सब सारा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मोर ग्लूकोज इन यूरिन। क्लियर। कंडीशन कहलाएगा ग्लाइकोसूरिया। क्लियर। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि इसे किस तरह का डिजीज है, डायबिटीज मिलेटस। क्लियर। तो थोड़ा सा हम डायबिटीज मिलेटस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्लियर। तो डायबिटीज मिलेटस का मतलब क्या है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गया इसमें। इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होगा बताओ, इसके वजह से होगा क्या, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। नॉर्मल हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो अराउंड होता है 100 मिलीग्राम ग्लूकोज पर 100 ml ब्लड के आसपास। ठीक, लेकिन अगर इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं करेगा तो उस कंडीशन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ते बढ़ते 180 तक अगर हो गया तो कंडीशन कहलाएगा डायबिटीज मिलेटस। ठीक, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा ऐसे पर्सन में। ठीक, बीपी बढ़ जाएगा। क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन यूरिन की अगर बात करें तो लॉस या फिर लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन की बात करें तो वो बढ़ जाएगा। कंडीशन कहलाएगा पॉलीयूरिया। पास है में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगा ऐसे पर्सन में। ठीक, ज्यादा से ज्यादा यूरिन को अगर बाहर रिलीज करेगा तो यूरिन के थ्रू से वाटर का लॉस ज्यादा होगा इसके अंदर। ठीक, तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन वाला कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। बॉडी के अंदर पानी अगर कम हो जाएगा तो ज्यादा प्यास लगेगा, पॉलीडिप्सिया इसको बोलते हैं। ठीक, अब ये पर्सन खाना तो खा रहा है लेकिन जो भी ग्लूकोज वो ब्लड में रह रहा है, सेल्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी नहीं मिलेगा तो उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक, कंडीशन कहलाएगा पॉलीफेजिया। अब अगर सेल्स के अंदर ग्लूकोज पहुंच नहीं पा रहा है तो एनर्जी का सोर्स क्या होगा, तो बॉडी के अंदर जो फैट है वो इनकम्प्लीटली टूटना स्टार्ट करेगा, बहुत सारे कीटोन बॉडीज बनेंगे। फिर वो कीटोन बॉडीज ब्लड के अंदर आएंगे और फिर वो यूरिन के रास्ते से बॉडी से बाहर निकलने लगेंगे। तो ऐसे पर्सन के यूरिन में कीटोन बॉडीज की अमाउंट बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। कंडीशन करेगा कीटोनूरिया। ग्लूकोज भी ब्लड में ज्यादा है तो वो भी यूरिन के थ्रू से बॉडी से बाहर निकलेगा। कंडीशन कहलाएगा ग्लाइकोसूरिया। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो अगर ये सारी चीजें हैं तो इस तरह की बीमारी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मिलेटस। क्लियर है। तो ये हमारा है नीट के सिलेबस के हिसाब से पैनक्रियास। पैनक्रियास के अंदर दोनों हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागोन के फंक्शन और फिर एक बीमारी जिसका नाम है डायबिटीज। ठीक, ये सारा पार्ट हमें याद रखना है इस टॉपिक से। क्लियर है। थैंक यू बच्चों।